नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर राजनीतिक उठापटक चल रही है, लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ सी होती जा रही है। माना यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी को मुख्यमंत्री पद सौंपने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि पर्दे के पीछे से नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है। अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि एक सीएम और दो डिप्टी सीएम के फार्मूले में शिंदे गुट को गृह मंत्रालय मिलेगा या नहीं। कल दोनों पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी मुंबई में बीजेपी विधायकों की मीटिंग लेंगे, जिसमें सीएम पद का फैसला हो जाएगा। अब केवल यही सस्पेंस है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे या दिल्ली से पर्ची भेजकर कोई चौंकाने वाला नाम दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र का रोमांच बस इतना ही रह गया है। उधर बीजेपी 5 दिसंबर को होने वाली शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन करेगी। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के दिग्गजों के अलावा एनडीए सहयोगियों, साधु संतों और दूसरे वीवीआईपीज को बुलाया जा रहा है। महायुति के तीसरे घटक एनसीपी के मुखिया अजित पवार दिल्ली में डटे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये लगता है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर शायद पेंच अभी भी फंसा हुआ है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत के बहुत करीब है, लेकिन हम आज की चर्चा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार गठन से पहले जो सौदेबाजी और समझौते हो रहे हैं उसका नई सरकार पर कैसा असर होगा। यानी कि महायुति गठबंधन अगले 5 सालों तक ठीक ठाक चलेगा या जो गुजरे 5 साल हमने देखे हैं उसी तरीके की तस्वीरें एक बार फिर आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलेंगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 10 दिन से अभी भी सस्पेंस कायम है। ये जरूर है कि बीजेपी का सीएम होगा, लेकिन वो सीएम कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर नया कोई नाम होगा? इसको लेकर अभी भी सस्पेंस लगातार जारी है और 10 दिन होने के बाद भी महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पा रहा है। ये तय है कि बीजेपी के 132 एमएलए हैं, इसलिए उस नाते बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना लाजमी है। एकनाथ शिंदे उसके बाद भी जो तमाम सारी बार्गेनिंग की स्थितियां हैं वो पैदा कर रहे हैं और शिवसेना शिंदे के कई नेताओं ने बार बार ये कहा कि अगले 24 घंटों में कुछ नया होने जा रहा है। वो क्या नया होगा? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र तिवारी, कांग्रेस की तरफ से संजीत कुमार और इन दोनों के साथ आलोक पांडे जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और धर्मेंद्र तिवारी के पास ही सबसे पहले चलेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धर्मेंद्र भाई और संजीत जी और आलोक जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र जी, महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी से होगा, ये तो तस्वीर मुझे लगता है क्लियर होती जा रही, लेकिन कौन होगा ये तस्वीर अभी भी क्लियर नहीं। 10 दिन हो गए, 23 तारीख को रिजल्ट आया था और आज 3 तारीख हो गई। अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि कौन सीएम होगा और क्या ये पत्ता सीधे 5 को ही ये खुलेगा कि कौन सीएम हो रहा है? जी नमस्कार आलोक जी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसी से हम शुरू करेंगे कि बस रात भर की देरी है और कल जैसे ही विधायक दल की बैठक संपन्न होगी आलोक जी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कौन होगा इसकी भी घोषणा हो जाने की पूरी संभावनाएं हैं और ये सस्पेंस भी कल खत्म हो जाएगा, इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। अब हम आते हैं, जैसा कि आपने एक प्रश्न किया कि जो पिछले 5 साल में हमने देखा वैसा ही घटेगा या उससे कुछ बेहतर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में महाराष्ट्र में सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन दल एकजुट है। जो समस्याएं रही होंगी, समस्याएं थी नहीं, लेकिन अगर लगता है कि समस्याएं रही होंगी तो उनका निराकरण हो चुका है। आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और गुजरात के पूर्व
मुख्यमंत्री आदरणीय रूपाणी जी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। कल विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में सब कुछ साफ हो जाएगा। जी, तो ठीक कुल मिला के ठीक है। रात भर की जो भी अड़चने हैं, जो भी सस्पेंस है, वो रात भर का है आलोक जी। कल साफ जी, होते होते तस्वीर सारे साफ हो पत्ते जाएगी खुले कल। होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजीत जी, आपके गठबंधन के साथी शिवसेना उद्धव गुट के तरफ से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की जा रही है। अरे 10 ही दिन तो हुए हैं, राष्ट्रपति शासन की इतनी जल्दबाजी क्या है? जी आलोक जी नमस्कार। लगभग 10 दिन हो गए और 235 सीट बावजूद भी यदि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अपनी लीडरशिप, अपने चीफ मिनिस्टर के चेहरे को नहीं चुन पा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेह का घेरा होता है और हम सबको करना भी चाहिए। आलोक जी, महाराष्ट्र की राजनीति में जो चीज दिखती है वो होती नहीं है और जो होती है वो दिखती नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के पास विधायक नहीं थे, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, चीफ मिनिस्टर बने और फडणवीस डिप्टी सीएम बने। लेकिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि यदि चुनाव में जीते तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता के साथ, जनता उनकी भावनाओं के साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खेलती है, एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में पुनः चुनाव के मध्य में उन्होंने कहा था कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री होंगे। याद हो तो याद कर लें, मुंबई की सभा में साफ साफ शब्दों में कहा था अमित शाह जी ने कि फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आज वर्तमान परिस्थिति में शायद फडणवीस जी को जानकारी नहीं है कि वहां कल वो सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि गुजरात के बाहर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से नेतृत्व की हीनता तय किया गया है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह के सामने कोई और किसी स्टेट में एक बड़ा लीडर पैदा ना हो जाए, इसीलिए सदैव द्वितीय पंक्ति के लीडर्स का पर कतर देने की जो चाहत, जो फरमान होता है अमित भाई शाह का, वो हमें पुनः दिखाई दे रहा है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब आपने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो तो महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन हो, तो राष्ट्रपति शासन का जहां राजनीतिक अस्थिरता, जहां तोलमोल होता है, देखिए भारतीय राजनीति के अंदर आलोक जी जिन बातों को हम आपने नहीं देखा, शायद उन बातों का दर्शन शायद अब वर्तमान भारतीय राजनीति में हम सब करने लगे हैं और होने लगा है। जनता को यह भरोसा नहीं है कि जिसको हमने वोट किया था वो चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा। ये बात अब जनता के मन में ये लगने लगा है कि हमने जिसे वोट दिया वो तो चुनाव जीता नहीं, लेकिन जिसकी ग्राउंड्स पे लोगों के भरोसे थे, ग्राउंड्स के ऊपर उनके लहर चल रही थी, वो चुनाव हार गए। और जिस उम्मीदवार ने चुनाव जीता उसे स्वयं को यकीन नहीं था कि वो चुनाव जीत पाएगा, वो चुनाव जीत गया। तो बहुत सारी माया है और माया की माया में हम सब आप घिरते जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र माया में घिरते, और वो लहर है राहुल गांधी के खिलाफ होने की। इसके अलावा इस देश में और कोई दूसरी लहर है नहीं। कांग्रेस हमारे ठीक है संजीत जी आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा। आलोक पांडे जी, शिंदे जी ने एक इंटरव्यू में, अभी आपने भी हो सकता है सुना हो, देखा हो, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि मैं सीएम ही रहूं, आम लोगों के लिए मैं काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इस वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, शिंदे जी का अपना एक 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। कोई व्यक्ति भी राजनीति से बगैर महत्वाकांक्षा के नहीं आता। वो ये संकेत दे रहे हैं कि स्वर्णिम काल रहा उनका कार्यकाल। अब बताइए, राजनीति में अगर कोई मुख्यमंत्री
अपने कार्यकाल को अपने मुंह से स्वर्णिम काल कहने लगे तो एक हिंदी में मुहावरा अपने मियाँ नट्ठू बनना, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये दबाव की राजनीति है। दूसरा दबाव सिंधी जी ये डाल रहे हैं कि अगर 2 डिप्टी सीएम होंगे वो मराठा नहीं होंगे या होंगे तो एक ओबीसी मराठा मुख्यमंत्री क्यों ना हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री न रहे तो फडणवीस भी मुख्यमंत्री न हो। तो इस तरह की अभी वार्ताएं चल रही है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शपथ लेने के पहले जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वो उतना अच्छा, जिसका कयास लगने अभी लग जाए। शपथ लेने के बाद अगर किसी शुरू होती है तो उसमें दिक्कतें ज्यादा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्टेड लाइन्स में ही जाने की संभावना है। वरना ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में होता है कि जिसका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल गया वो मुख्यमंत्री बनता नहीं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्टेड लाइन पे जाएगी, फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसी मेरी व्यक्ति राजनीतिक समझ कहती है कि इसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी क्लियर कर चुका है शीर्ष नेतृत्व। वो ओपन नहीं कर रहा क्योंकि वो चाहता है कि अजित पवार का समर्थन उनके पास ऑलरेडी है, बहुमत से बहुत दूर वो ऑलरेडी नहीं है। सुनने की भूमिका सरकार को बनाने बिगाड़ने लायक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि कम से कम सिंधिया के साथ में बने रहे और जिससे जो महायुति बनी है उसकी यूनिटी का संदेश महाराष्ट्र और देश की राजनीति में एक अच्छे माहौल के रूप में जाए। ये न रहे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद यूज एंड थ्रो करती। जी ठीक है धर्मेंद्र भाई, शिंदे के बेटे ने पहले ही पिता की जगह डिप्टी सीएम बनने की बात से मना कर दिया है। शिंदे जी ना डिप्टी बनना चाहते हैं ना सेंट्रल मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ऐसे में बात बनेगी कैसे? ये शिंदे जी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं ये उनका कोई आधिकारिक शिवसेना का कोई बयान नहीं आया है। इस पे हमें कयास नहीं लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीक से देख रही है, चीजें सारी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। कल जैसा कि मैंने पहले ही अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा कि कल शाम 5 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। कल शाम 5 बजे तक सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। रही बात दूसरी कि मुख्यमंत्री का चेहरा, तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो मुझे लगता है कि आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत पहले चुनाव प्रचार के दौरान ही घोषित कर दिया है। उसको समझने की फर्क है कौन किस तरह उसको समझ रहा है, ये डिपेंड करता है। जी ठीक है संजीत भाई। संजीत जी, एक और बयान संजय राउत जी का आया है, उस बयान के मास्टर हैं वो, उसको भी मैं बता देता हूं आपको। वो कहते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है। 10 दिन हो चुके, महायुति के पास भारी बहुमत है लेकिन मुख्यमंत्री का नाम अब तक घोषित नहीं हो पा रहा है। और ये सारा खेल जो है, जो डिले हो रहा है, ये सारा खेल दिल्ली का खेल है। वो कह रहे हैं दिल्ली का खेल है। मैंने पहले ही आलोक जी आपसे कहा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का मतलब नड्डा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का मतलब, देखिए चुनाव से पहले अगली बार मोदी सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी की हत्या तो आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने, मैं समझता हूं सालों पूर्व उन्होंने कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब नाम की चीज नहीं है। हाँ, पेपर्स पे आज की तारीख में आलोक जी, आज की तारीख में भी पिछले लगभग 6 महीने से ज्यादा लोकसभा का, मुझे लगता है ज्यादा हो गया है, लेकिन आज भी आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल ने, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल ने मोदी जी को नेता नहीं चुना है। जी ठीक है आप जवाब भी लेते चलते संजीत जी। आलोक हाँ ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद धर्मेंद्र जी के पास चल के जवाब भी ले लेते हैं उसका। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई अब लीडरशिप बची नहीं जो इसकी हिम्मत हो कि आदरणीय मोदी जी और शाह के सामने कुछ बोल सके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो अदर लीडरशिप है वो केवल न सिर्फ बौनी है बल्कि गूंगी और बहरी है, और निश्चित रूप से केवल सत्ता का सुख लेने के लिए वह उनके पीछे लालायित होकर के घूम रही है। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है संजीत भाई, संजीत जी आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी जवाब दे दीजिए,
आपके यहाँ लीडरशिप का मतलब सिर्फ दिल्ली, और दिल्ली का मतलब मोदी जी और अमित शाह जी। मैं उससे आ रहा हूँ आलोक जी। मैं बताना चाहता हूँ कि मंदबुद्धि बालक की अगुवाई में जो कांग्रेस चल रही है, उनके प्रवक्ता सावन के अंधे हो गए हैं। उनको ये पता ही नहीं है शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, एमपी, झारखंड या 2019 में महाराष्ट्र, अमित शाह और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ही इन प्रदेशों में नए नेतृत्व का जन्म हुआ है। हमारे पास तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे नेतृत्व खड़ा किए हैं कि उत्तर प्रदेश से योगी के डर के मारे ये भाग रहे हैं, हरियाणा में मोहन यादव। तो मैं समझता हूँ आपको, मैं समझता हूँ देश की जनता इन चीजों को देख रही है। बालक की अगुवाई में जो कांग्रेस चल रही है, इनको ये दिख रहा है। ठीक है आलोक पांडे जी, ठीक है, ठीक संजय जी और धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा, आलोक पांडे जी के पास चलेंगे। आलोक पांडे जी एक शेर खूब पिछले कई दिनों से वायरल हो रहा है, आप भी सुने होंगे। मेरा पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौटकर वापस आऊँगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने ये 2019 में 1 दिसंबर 2019 में विधानसभा में कहा था। तो जो परिस्थितियां हैं, चूंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, क्या ये माना जाए कि उनका ये शेर कारगर होने जा रहा है? देखिए वो कारगर हो गया। उन्होंने देखिए ये फिर बीजेपी तो आ गई, बीजेपी आ गई और उसका बहुत बड़ा रोल देवेंद्र फडणवीस रहे। लेकिन क्या उनके व्यक्तिगत जीवन में ये फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, वो ये व्यक्तिगत जीवन पे कारगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, अब यही प्रश्न है। ये तो बीजेपी बताती है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी एक्सपेक्टेड लाइन में इस बार जाने वाली है। फडणवीस का ही नाम कल घोषित होगा। ऐसी भ्रष्टता मैं कर पा रहा हूँ बीजेपी के लिए, मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि ऐसी भ्रष्टता, क्योंकि बीजेपी के लिए कुछ भी डिक्लेयर करना बहुत रिस्की होता है अपनी इमेज के लिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, और अगर भारतीय जनता पार्टी इसको घोषित नहीं करती तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जो ग्रोथ है उसकी गति नीचे होगी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना अज्ञानी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में विकास के साथ पतन की शुरुआत करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाए। इसीलिए मैं बड़े दावों के साथ कहता हूं कि कल मैं पूरी संभावना देखता हूं कि बीजेपी एक्सपेक्टेड साइंस में जाएगी। फडणवीस का नाम चल रहा है और फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, ये कहने की कोशिश मैं कर पा रहा हूँ। दूसरी बात तो नहीं और कह दूं मैं, कांग्रेस पार्टी जब कहती है कि भारतीय जनता पार्टी 1-2 व्यक्तियों की पार्टी हो गई, गुजरात से चलती है, इंदिरा इज इंडिया कहलाने वाली पार्टी, एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी जब दूसरी पार्टी के लिए ऐसा कुछ कहती है, बहुत तकलीफ होती है। आप एक परिवार से बाहर नहीं निकल पाए पिछले 70-75 सालों में, उसी पार्टी के आसपास कांग्रेस पार्टी घूमती है, और आप एक ऐसी पार्टी के लिए कह रहे हैं जिसका अगला अध्यक्ष कौन होगा, कोई दावे के साथ नहीं कहते। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र भाई, बीजेपी ऐसी पार्टी जो लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस कायम रखती है। राजस्थान में किसी को भरोसा नहीं था कि वसुंधरा जी सीएम नहीं बनेंगी, लेकिन नहीं बनी। मध्य प्रदेश में किसी को भरोसा नहीं था कि शिवराज जी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं बने। यहां पर भी अभी जो स्थितियां हैं उस पर 100% मोहर नहीं लगाई जा सकती कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी बात कही है कि अगले सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ही होने जा रहे हैं। क्या उनकी बात पर हम लोग मोहर लगा दें? आलोक जी, ये तो कल 5 बजे के बाद ही तय होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन हो रहा है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की जनता को आपके इस शो के माध्यम से जरूर कह देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने जिस पार्टी को इतना बम्पर, जिसके नाम पे इतने बम्पर विजय दिलाई है, महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के निर्णय से निराश नहीं होने जा रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। ऊपर से नीचे तक अपने लोगों से, अपने पदाधिकारियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत करके उस फैसले पे पहुंचती है जो तब उसको डिक्लेयर करती है। इतना समय लगा, उसके पीछे का कारण रहा है। लेकिन कल 5 बजे महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षा पे एकदम खरा उतरने वाला फैसला कल 5 बजे तक हो जाने वाला है। आलोक जी जी ठीक है। संजीत जी, आप लोगों के पास तो
ऐसी स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष भी बनने का मौका नहीं है। आप लोग तो सरकार गठन का दूर से ही खेल देखिए कि क्या हो रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। चुनाव आयोग जिसका संगठन करता हो जाए और ईडी और सीबीआई संगठन करता हो जाए, तो आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जिसको कांग्रेस पार्टी ने मजबूत किया था, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर कम नहीं छोड़ा। तो आज वर्तमान परिस्थिति में ठीक कह रहे हैं कि हमें तो दिखना है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी है कि जनता को आगाह करने की, जनता को बताने और समझाने की कि जब इस देश के अंदर जब दुर्योधन ने उस क्षीर हरण कर रहा था तो आप चुप क्यों बैठे थे? इस देश के अंदर चुनाव आयोग जब भारतीय जनता पार्टी की दास बन करके काम कर रही हो, तो महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूं कि आप चुप क्यों बैठे हो? इसीलिए ये प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है इस देश के अंदर। आज हम सब, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जो चीज हम बोलते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो बोलते नहीं। आपके इस यक्ष प्रश्न का जवाब देने के लिए धर्मेंद्र तिवारी जी भी हाथ उठा रहे। आलोक पांडे जी, आप बताइए किससे जवाब लिया जाए? नहीं, आप देखिए, हमें तो जवाब सुनना है आलोक जी, हमें तो जवाब सुनना है। ठीक है, पहले धर्मेंद्र जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। आलोक पांडे जी से भी जवाब लेना है जी। जवाब इनको पता है, लेकिन अब कांग्रेस प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि एक शब्द है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बिहार में बोलते हैं छेथरई, कि कांग्रेस प्रवक्ताओं को छेथरई करना है। मतलब आपातकाल में कांग्रेस ने भारत के संविधान का चीरहरण नहीं किया। वक्फ बिल बनाते हुए वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा मान्यताएं देते हुए भारत के संविधान का चीरहरण नहीं हुआ है। एक बार पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, उसका चीरहरण नहीं हुआ है। ठीक है धर्मेंद्र जी, चूंकि वक्त कम है, थोड़े थोड़े शब्दों में अपनी बात सबको रखने का मौका दीजिए। संजीत जी आप जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद आलोक जी। मैं सिर्फ आलोक जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से यही कहना चाहता हूं कि शायद कम से कम अपनी जमीर को जगाइए, इतना गुलाम भी ना बन करके काम करें अपने दल के अंदर कि आप सच को सच और गलत को गलत ना कह सकें। ठीक है। आलोक पांडे जी आप भी हाथ बार बार खड़ा कर रहे थे, इसलिए आप भी अपनी बात खत्म करिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल तो बनता है कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश देखा, राजस्थान देखा, किस तरीके से बीजेपी आलाकमान ने चौंकाने वाले सीएम दिए वहां पर। क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? मैं फिर कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक्सपेक्टेड लाइंस में रहेगी, फडणवीस भी मुख्यमंत्री होंगे। अब चौंकाने वाला कोई निर्णय आ जाए तो फिर बीजेपी जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चौंकाने वाला निर्णय नहीं आना चाहिए। ये निर्णय पहले हो चुका है, वो समन्वय के लिए साथ नाम घोषित नहीं कर। ठीक है, कांग्रेस को तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दूंगा। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां आप जीतते हो वहां ईवीएम ठीक, जहां आप हारते हो वहां ईवीएम खराब। ये ठकराई नहीं चलेगी, ये बात ठीक नहीं है। तो संविधान को इस तरह से अपमानित करना अच्छी बात। ठीक है। संजीत जी अघाड़ी के जो बचे खुचे विधायक हैं, एक तो वैसे ही बहुत कम संख्या है। संजीत जी आपको पता ही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनके पास 20, आपके पास 16, शरद पवार जी की पार्टी के पास सिर्फ 10 बचे हैं। इन पर भी महायुति की जो पार्टियां हैं ना, इनकी निगाह है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सावधान रहना होगा आपको आने वाले फ्यूचर में। देखिए, सावधान तो मैं समझता हूं शिंदे जी को रहना पड़ेगा, और सावधान तो अजीत पवार को रहना पड़ेगा। किस दिन उनके दल से लोग टूट करके और तब कहेगी शिंदे जी को भारतीय जनता पार्टी कि देखिए अब आपकी भी जरूरत नहीं है, तब आलोक जी महसूस होगा शिंदे जी को कि ये जो शिवसेना को जो तोड़ा गया वो किस मकसद से तोड़ा गया। आज जो वर्तमान स्थिति है वह महाराष्ट्र के लोगों और दिल और दिमाग के ऊपर जो करारा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी ने, तब जबकि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री उठा करके आप महाराष्ट्र से उठा करके आप ले गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या उसकी एजेंसी को उठा के आप अहमदाबाद लेकर चले गए। मैं समझता हूं आज आलोक जी हम सबको बात करने की जरूरत है इन चीजों के ऊपर।
किस प्रकार से आप महाराष्ट्र को जो इकोनॉमिक कैपिटल बॉम्बे को कहा करते थे, उस कैपिटल को ध्वस्त करने का, बर्बाद करने की जिम्मेदारी जिस प्रकार शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के द्वारा की गई है, मैं समझता हूं ये विचारणीय विषय है। ठीक है धर्मेंद्र जी, महायुति की सियासी गुत्थी कल फाइनली सुलझ जाएगी? बिल्कुल, कल 5 बजे तक आप इस जितने भी परिदृश्य जो भी कयास लगाए जा रहे हैं आलोक जी, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक। आलोक पांडे जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। महाराष्ट्र की राजनीति में हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र के ज्यादातर विधायकों के अपने काम हैं, उनके धंधे हैं, बहुत सारे उनके कारोबार चलते हैं, और जो 2.5 साल पहले जो टूट-फूट हुई थी उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि बहुत सारे लोगों की ईडी, सीबीआई, तमाम सारी जांचें चल रही थी। तो अभी भी जो अघाड़ी से जीत कर आए हैं, चाहे वो शरद पवार की पार्टी से हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी से हो, कई एमएलए ऐसे हैं जिनको सत्ता के नजदीक बने रहने की आदत है। बहुत सारे उनके व्यापार हैं, इसलिए उनको सत्ता के नजदीक बने रहने की आदत है। क्या ये कारण कहीं अघाड़ी के लिए मुसीबत तो नहीं बनेगा? कहीं अघाड़ी एक बार फिर परेशानी में तो नहीं पड़ेगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्ण बहुमत की कमी रह गई है, वो पूर्ण बहुमत की कमी साल 6 महीने में पूरी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल अजीत पवार, बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। ठीक है, अब चूंकि वक्त हमें इतने की इजाजत देता है आलोक जी, इसलिए आपका शुक्रिया करूंगा। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और संजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। महाराष्ट्र में सीएम पद का फैसला होने में देरी की एकमात्र केवल एकनाथ शिंदे की नाखुशी नहीं है, बल्कि इसके तार कहीं ना कहीं देश की भावी राजनीति की दशा और दिशा से भी जुड़े हुए हैं। बहरहाल अब चीजें साफ हो रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो भी सीएम बनेगा वो देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम साबित हो सकता है। इस डिबेट में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर करूंगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।